ई गुरुकुल ज्ञान के सभी दर्शकों का आज की हमारी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एसए 2 की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का सत्र 2021-22 विंटर में हुई एसए 2 की परीक्षाओं का प्रश्न पत्र हल करके आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और ये देखते हैं कि हमें अपनी एसए 2 की परीक्षाओं के लिए किस प्रकार की तैयारी करनी है और प्रश्न पत्र हमें किस प्रकार से आएगा। विषय हिंदी, समय आपको 3 घंटे रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 नंबर के रहेंगे। नोट प्रश्न नंबर 1, प्रश्न पत्र 4 खंडों क, ख, ग तथा घ में विभक्त है। खंड क अपठित गद्यांश पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न और खंड ख में पाठ्य पुस्तकों पर आधारित वस्तुनिष्ठ व वस्तुपरक प्रश्न। खंड ग में व्याकरण पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। खंड घ में पत्र लेखन व निबंध लेखन। विशेष निर्देश आपके लिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न के सभी उपभागों के उत्तर एक साथ दें। सुलेख का विशेष ध्यान रखें। व्याकरण भाग व पाठ्य पुस्तकों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर काट कर लिखना वर्जित है। खंड का देख लेते हैं, अपठित गद्यांश। नंबर 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखें। एक करना है आपने, ये 6 नंबर का है। मनोरंजन का जीवन में विशेष महत्व है। दिन भर की दिनचर्या से थका मांदा मनुष्य रात को आराम का साधन खोजता है। हुआ साधन है मनोरंजन। मनोरंजन मानव जीवन में संजीवनी का काम करता है। यह मनुष्य के थके हारे शरीर को आराम की सुविधा प्रदान करता है। यदि आज के मानव के पास मनोरंजन के साधन ना होते तो उसका जीवन नीरस बनकर रह जाता। यह नीरसता मानव जीवन को चक्की की तरह पीस डालती और मानव संघर्ष तथा परिश्रम करने के योग्य भी ना रह पाता। तो क है आपके पास। गद्यांश का उचित शीर्षक है, क्या हो सकता है गद्यांश का उचित शीर्षक? नीरसता, परिश्रम, मनोरंजन का महत्व और मानव जीवन। तो इसका सही उत्तर होगा मनोरंजन का महत्व। ख है, आजकल मनोरंजन के साधन हैं। तो मनोरंजन के कौन कौन से साधन हैं आजकल, ये आपने ऊपर पैराग्राफ में से पढ़ना है। तो नीचे आपको दिया है टीवी, रेडियो, मोबाइल या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ग है, मनुष्य अपनी दिनचर्या से आराम महसूस करता है या थक जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा थक जाता है। घ है, नीरस शब्द का विलोम है। सरस, आराम, श्रम, संघर्ष। तो नीरस का होगा सरस। अंग है, मानव जीवन में संजीवनी का काम करता है। तो मानव जीवन में कौन संजीवनी का काम करता है, इसको भी आप ऊपर से ढूंढेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा मनोरंजन। च है, चक्की की तरह पीसना का अर्थ है आटा बनाना, नष्ट करना, चक्की में डालना या इनमें से कोई नहीं। चक्की की तरह पीसने का अर्थ है नष्ट करना। खंड ख, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित पूछा जाएगा। अब आपको पाठ्य पुस्तक वसंत काव्य खंड में से 2, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये आपको एक पद्यांश आया है और इसमें से आपको प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आपने उत्तर लिखने हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू तो कहती बल्कि बेनी, ज्यों हवई है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहबावत जेही, नागिनी सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चीज जीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। इसमें से आपने प्रश्नों के उत्तर जो नीचे दिए गए हैं वो छांट करके लिखने हैं। यदि आपको इस पाठ से संबंधित वीडियो को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाके इसके प्रसंग और शब्दार्थ को देख सकते हैं। इसका प्रश्न है क,
चोटी का पर्यायवाची है सिर, माथा, बाल, हाथ। तो इसका उत्तर होगा बाल। ख है बालक कृष्ण को बार बार क्या पिलाया जाता है, कच्चा दूध, लस्सी, उबला दूध या दही। तो इसका उत्तर होगा कच्चा दूध। बल की बेनी ज्यों में बल का अर्थ है, बल का अर्थ क्या है, कृष्ण, ताकत, बलराम या सूरदास। तो बलराम इसका अर्थ होगा। हलधर कहा गया है, कृष्ण को, सुदामा को, बलराम को, ग्वालों को। तो बलराम को। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या लिखें। एक काव्यांश की आपने प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अथवा किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यदि पहला काव्यांश आपने लिखना है तो उसका प्रसंग इस प्रकार से आप लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से कबीर की साखियां कविता में से ली गई है। इसके कवि श्री कबीरदास जी हैं। इसके बाद आपने इसका सरलार्थ इस प्रकार से करना है। कबीर जी कह रहे हैं कि सज्जन की हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वह ऊंची जाति का है या नीची जाति का है। हमें सज्जन का ज्ञान पूछना चाहिए, ज्ञान समझना चाहिए, क्योंकि तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का होता है। उसे ढकने वाले म्यान से हमें कोई लेना देना नहीं है। अर्थात मनुष्यता की पहचान उसके बाहरी दिखावे और सुंदरता के आधार पर ना करके बल्कि उसमें मौजूद गुणों के आधार पर ही हमें उसकी पहचान करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका सरलार्थ लिख सकते हैं। दूसरे का प्रसंग आप इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से दीवानों की हस्ती इस कविता से ली गई है, जिसके कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। इन पंक्तियों में कवि संसार से दूर रहकर अपनी अलग राह पर चलने और सुख दुख को समान समझने की बात कहता है। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से करेंगे। कवि कहता है कि मुझसे यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो लगातार चलते रहना है, इसलिए मैं चलते ही जा रहा हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य चलते रहना है। मैं संसार से प्राप्त ज्ञान और अनुभव को अपने साथ ले जा रहा हूँ और अपने मन की खुशी और प्यार को सबको देकर जा रहा हूँ। कभी कहता है कि हमने इस संसार में लोगों से कुछ बातें कही और उनकी भी कुछ बातें सुनी। हमारी बातों से कुछ लोग हंसे तो कुछ लोग रोए भी। अर्थात हमारी बातें कुछ लोगों को अच्छी लगी और कुछ लोगों को बुरी भी लगी होंगी। हम सुख दुख के घूंटों को एक समान भाव से पीकर आगे बढ़ गए। इस प्रकार से आप इसका सरलार्थ करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें। बसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या बदलाव आता है? तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। बसंत के आगमन पर वन के मन में हर्ष भर जाता है तथा नवीन उत्कर्ष छा जाता है। नववयस्का लताएं किसलय वस्त्र धारण कर अपने प्रिय तरु से लिपट जाती है। आकाश में भौरों और कोयलों के सरस स्वर सुनाई देने लगते हैं। लताएं फूलों के हारों से लद जाती है और मंद पवन बहने लगती है और साथ ही साथ चहुं और हरियाली का और फूलों से सजा हुआ सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। इस प्रकार वन के यौवन की माया नेत्रों को आकर्षित करने लगती है। अगला प्रश्न है कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है तो मस्ती का आलम लेकर के साथ जाता है। उससे मिलकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे चला जाता है तब उसे और वहां रहने वाले लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इसलिए कवि ने उसके आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अगला प्रश्न है कबीर माला फेरने के बजाय क्या करने का संदेश देते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर के सच्चे मन से करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। इसलिए हमें ईश्वर की उपासना एकाग्रचित होकर के आंतरिक मन से और सच्चे हृदय से करनी चाहिए। इस बात का कबीरदास जी संदेश दे रहे हैं। द्वारिका से लौटते समय सुदामा किस चिंता में थे? इसका उत्तर होगा द्वारिका से लौटते समय सुदामा यह सोच रहे थे कि वह कितनी खुशी के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनका आदर सत्कार भी बहुत अच्छे से किया, परंतु उनकी गरीबी और उनकी इस हालत को देखते हुए भी श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी वापसी पर नहीं दिया
और वह सोच रहे थे कि अब वे घर जा कर के अपनी पत्नी से क्या कहेंगे। उनकी पत्नी उन्हें ताना मारेगी और इस प्रकार की बातों को द्वारका से लौटते समय सुदामा सोच रहे थे। अगला है, बालक कृष्ण बार बार दूध पीने की अपेक्षा क्या खाना पसंद करते थे? तो इसका उत्तर होगा बालक कृष्ण बार बार दूध पीने की अपेक्षा माखन रोटी खाना पसंद करते थे। च है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को बहुत अधिक दुख हुआ। उन्होंने पानी की परात को हाथ से छुआ तक नहीं, अपने आंसुओं के जल से उन्होंने सुदामा के पैर धोए। अगला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि कुल जाति धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। जो है, माखन चुराते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन क्यों बिखरा देते थे? माखन चुराते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन इसलिए बिखरा देते थे ताकि लोग ऐसा समझे या गोपियां ऐसा समझे कि यह माखन श्री कृष्ण ने नहीं चुराया है बल्कि किसी पशु पक्षी ने खाया है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। तो यह गद्यांश पानी की कहानी पाठ से है। इसके लेखक का नाम क्या है? तो आपने नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने इसके लेखक का नाम लिखना है। इसके लेखक का नाम है रामचंद्र तिवारी। भेंट होना का अर्थ है उपहार देना, मिल जाना, भजन गाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मिल जाना। पानी की बूंद कहाँ जाकर मिली? बेर के पेड़ से, हवा में उड़ती हुई, इनमें से कोई नहीं। तो पानी की बूंद कहाँ जाकर मिली? पानी की बूंद समुद्र में जाकर मिली। पानी 2 गैसों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका पहला उत्तर सही होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो नीचे आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। अब मैं आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा पर क्योंकि इससे वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग समझ जाएं कि आप नीचे जो आपको 6 प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से केवल मात्र आपने 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता, या फिर लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? ग है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है? घ है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो ये प्रश्न आपको बसंत भाग से आएंगे। इसके बाद पूरक पाठ्य पुस्तक है। जैसा कि मैंने आपको पीछे कोई प्रश्न पत्र के प्रारूप में बताया था कि पूरक पाठ्य पुस्तक से भी आपको प्रश्न आएंगे, तो ये भारत की खोज से आपको प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ भी आपको 6 प्रश्न आए हैं, आपने 4 के उत्तर लिखने हैं। अहमदनगर के किले में किसे और कब तक रखा गया? ख है, मोहम्मद गजनवी कौन था, उसने भारत में आकर क्या किया? ग है, महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, उनका साम्राज्य कहाँ था? घ है, 1857 के विद्रोह की मुख्य नायिका कौन थी? अंगा है, स्वामी विवेकानंद कौन थे? और च है, लेखक के अनुसार भारत माता का स्वरूप कैसा है? तो आपने इन सब में से 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 8वां है, व्याकरण भाग से है, आपको निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपने ये लिखनी है
इनमें से, तो इसका सही उत्तर होगा 11। दूसरा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद हैं, तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञा के 3 भेद हैं। और चौथा है निम्न में नदी का सही पर्यायवाची है, तो नदी को क्या कहेंगे हम, सरिता, इसका सही उत्तर होगा। और 5वां है उपनाम में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग उप है। और आग शब्द क्या है, आग शब्द तद्भव शब्द है। ह का उच्चारण स्थान कंठ है, तो क का उच्चारण स्थान है क्या, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ ही है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। प्रत्यय मूल शब्द के कहाँ लगता है, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है। विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या जमा आलय। निम्न में शुद्ध शब्द है प्रदेश, पहले वाला। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। 13वां है कल मौसम बहुत ठंडा था, वाक्य में ठंडा शब्द है विशेषण। बालक ने पाठ पढ़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक। बालक ने पाठ पढ़ा, तो पाठ को पढ़ने की बात की गई है, तो यह सकर्मक है। मोहन ने खाना खाया, वाक्य है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है। मोहन ने खाना खाया, यह एक सरल वाक्य है। तुम्हारा क्या नाम है, इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक, इसमें विराम चिन्ह आपको प्रश्नवाचक है। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर तथा निर्देश दे। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला। माता पिता शब्द में समास है द्वंद्व। 7 दिनों में होने वाला कहलाता है साप्ताहिक। विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे, विशेष्य। वाक्य में अव्यय छांटिए, लड़का धीरे धीरे खेल रहा है, तो इसमें अव्यय है धीरे धीरे। लड़का खेल रहा है, इसका वचन बदलना आपने, एक वचन से बहुवचन करना है आपने, तो लड़के खेल रहे हैं। 7वां है कान खड़े होना, मुहावरे का अर्थ है दूसरा सतर्क होना। जबरदस्ती सौंपना, मुहावरे का अर्थ क्या है, गले पड़ना, गले में बढ़ना, गले में रखना, तो इसका सही अर्थ होगा गले मढ़ना। राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रयुक्त चिन्ह है प्रश्नवाचक, लाघव, उदाहरण और निर्देशक। इसमें चिन्ह है लाघव। सिपाही ने चोर को पकड़ा, वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांटे। इस वाक्य में उद्देश्य है, इस वाक्य में उद्देश्य है चोर और विधेय है पकड़ना। इसके बाद खंड घ है रचनात्मक। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक को जुर्माना माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, या अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र लिखिए। तो 2 में से कोई आपने एक करना है। 11वां प्रश्न है किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो आपको मेरा हिमाचल, दशहरा, प्रातःकाल का भ्रमण और मेरा प्रिय अध्यापक, इनमें से आपने किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ये था आज का हिंदी का प्रश्न पत्र, जिसे हमने आपके लिए हल किया या आपको समझाया। उम्मीद है आपको वार्षिक परीक्षा में इससे बहुत अधिक सहायता मिलेगी। इसी के अनुसार अपना अध्ययन जारी रखें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।